एबी मीडिया न्यूज में मैं सृष्टि असाठी आपका स्वागत करती हूं। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ खास खबरों पर। नांदेड़ में राष्ट्रीय मूल निवासी बहुजन कर्मचारी संघ की ओर से प्रोटॉन विभागीय अधिवेशन, राष्ट्रपिता महात्मा ज्योतिराव फुले राज्य स्तरीय गुणवंत सत्यशोधक शिक्षक पुरस्कार वितरण कार्यक्रम का उद्घाटन शिक्षक सह संचालक डॉक्टर विठल मोरे इनके हाथों महापुरुषों की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया गया। साथ ही इस अवसर पर शिक्षकों को पुरस्कार से नवाजा भी गया। ये जो अधिवेशन विभाग स्तरीय अधिवेशन प्रोटॉन का नांदेड़ डिस्ट्रिक्ट में होने जा रहा है, इसमें हम कुछ शिक्षकों को आदर्श शिक्षक पुरस्कार दे रहे हैं। इसका मूल उद्देश्य है कि उनको प्रेरणा मिलनी चाहिए, कार्य प्रवृत्त होने चाहिए। दूसरी बात, न्यू एजुकेशन पॉलिसी से जो भिन्न भिन्न प्रकार की समस्याएं उत्पन्न होने जा रही है, उन समस्याओं का समाधान करने का हेतु लेकर प्रोटॉन ये संगठन काम कर रहा है। इसमें जन जागृति करना, लोगों में अवेयरनेस निर्माण करना, यह बातें लेकर प्रोटॉन संगठन काम कर रहा है। इसके साथ ही प्रोटॉन संगठन ने बहुत सारी समस्या आज तक सुलझा गई है। उसमें से चाहे तो आप इसमें लीजिए, क्या बोलते हैं, पर्सनल लीजिए या फिर सोशल लेवल पर लीजिए, हर तरह की समस्या छुड़ाने का काम प्रोटॉन संगठन ने किया है। यहाँ पे अभी जो अधिवेशन चल रहा है, इसमें नेशनल एजुकेशन पॉलिसी और स्टेट गवर्नमेंट का जो हमारा हायर एजुकेशन के बारे में अगर बोलना चाहूँगा तो CHB का जो स्टेट गवर्नमेंट का धोरण है उसके बारे में भी चर्चा होने वाली है और चर्चा हो रही है। यहाँ पे जो संगठन है ये संगठन नेशनल लेवल का संगठन है और इसमें ना कि सिर्फ हायर एजुकेशन के लोग हैं, तो स्कूल एजुकेशन और बाकी भी लोग यहाँ पे शामिल हुए हैं और ये अच्छा अधिवेशन यहाँ पे चल रहा है। तमाम जनता के लिए क्या करेंगे सर? तमाम जनता के लिए मैं ये कहूँगा कि जैसे ये मूल निवासी संघ और प्रोटॉन संगठन जो है, जिस तरह से ये एजुकेशन पॉलिसी है या पूरे जो गवर्नमेंट के जो धोरण है इसके बारे में चर्चा कर रहे हैं और मंथन कर रहे हैं, ऐसा मंथन हर एक संगठन ने और हर एक व्यक्ति ने करना चाहिए और शासन को या प्रशासन को उसके बारे में सूचना देनी चाहिए। सर, एजुकेशन में बदलाव आते जा रहे दिन पे दिन, इस पर क्या करेंगे आप? एजुकेशन में जो बदलाव आ रहे हैं ये ऐसे नेशनल और इंटरनेशनल दोनों जो नेशनल और इंटरनेशनल जो बॉडीज़ है या नेशनल इंटरनेशनल के जो एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस है या यूनिवर्सिटीज़ हैं, उनको ध्यान में रखकर किया जा रहा है सब कुछ जो कुछ भी चल रहा है। क्योंकि यहाँ का जो स्टूडेंट है जो एजुकेशन ले रहा है, ये कुछ लोगों का ऐसा कहना है कि यहाँ का जो एजुकेशन है वो एजुकेशन इंटरनेशनल लेवल का एजुकेशन नहीं है, समझो। और यहाँ चेंजेस जो करने जा रहे हैं लोग कि नेशनल लेवल पे या इंटरनेशनल लेवल पे जो एजुकेशन होना चाहिए उसके बारे में सोच कर रहे हैं, ऐसा दिखा रहे हैं लोगों को। और लेकिन ऐसा है कि यहाँ पे जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी चल रही है या लाई जा रही है या लाई गई है, उसमें बहुत सारा बदलाव होना चाहिए और बदलाव करने की ज़रूरत है। लोगों ने उसके बारे में मंथन करके शासन को इसके बारे में सूचना देनी चाहिए। मैं प्राध्यापक देव कुमार सावड़े, नांदेड़। मैं वामसेप का पदाधिकारी हूँ, मैं महाराष्ट्र लेवल का पदाधिकारी हूँ। आज हमने नांदेड़ में आकाश फंक्शन हॉल में विभागीय परिषद रखी है। जो प्रोटॉन है, हमारा राष्ट्रीय मूल निवासी बहुजन कर्मचारी संघ का एक संगठन है। इस संगठन के माध्यम से हम कुछ जो समाज में जो विषय चल रहे हैं वो विषयों के ऊपर हम यहाँ पे एक परिषद रखने वाली है। इस परिषद के माध्यम से हम समाज में जो काम करते हैं लोग, उन
उन लोगों के लिए हम पुरस्कार दे रहे हैं। और पुरस्कार हमारा पुरस्कार देने का उद्देश्य नहीं है। हम पुरस्कार इसलिए देते हैं कि समाज में जो लोग काम कर रहे हैं वो लोगों को काम करने के लिए प्रोत्साहन मिलना चाहिए, इसलिए हम पुरस्कार दे रहे हैं। बामसेब कभी पुरस्कार नहीं देता है। बामसेब की किस महापुरुषों के विचारों के ऊपर चलने वाला संगठन है। और बामसेब का एक अपशूट विंग है राष्ट्रीय मूल निवासी बहुजन कर्मचारी संघ, और वो राष्ट्रीय मूल निवासी बहुजन कर्मचारी संघ का अपशूट विंग है प्रोटॉन, प्रोफेसर टीचर एसोसिएशन। इस प्रोटॉन के तरफ से आज का ये विभागीय अधिवेशन हमने रखा है। पिछले साल में 2020 में सरकार ने नई एजुकेशन पॉलिसी लाई है, और वो एजुकेशन पॉलिसी जो पॉलिसी है वो बहुजनों का शिक्षण एजुकेशन ख़त्म कर रही है, और वो एजुकेशन ख़त्म नहीं होना चाहिए। इसलिए हमने लोगों को जागृत करने के लिए ये हम प्रोग्राम रखे वाला है। और ये प्रोग्राम रखना हमारा उद्देश्य नहीं है, लोगों की जागृति बढ़ जाए। और वो जो पॉलिसी आई है वाली न्यू एजुकेशन पॉलिसी, इस पॉलिसी के समाज में सभी लोगों ने उनका विरोध करने के लिए, और वो जो बहुजनों के कत्ल करने वाली ये नीति है, ये नीति को ख़त्म करने के लिए हमारे तरफ से राष्ट्रीय मूल निवासी बहुजन कर्मचारी संघ जो पूरे देश में काम करता है, और वो देश में हम काम करने के लिए वो काम करना हमारा उद्देश्य नहीं है। समाज को जागृत करके हम समाज को आंदोलन के लिए हम तैयार करते हैं। और वो आंदोलन हमारे महापुरुषों का आंदोलन है, और वो आंदोलन में जो भी लोग आते हैं वो आंदोलन में जब जुड़ जाने के बाद हम उन लोगों को जागृत करके, समाज में जो जागृति आने के बाद हम राष्ट्रव्यापी जन आंदोलन करके लोगों को करने का काम करेंगे। और उद्देश्य महापुरुषों का जो उद्देश्य है, बामसेब का उद्देश्य है, बामसेब का जो उद्देश्य है वही राष्ट्रीय मूल निवासी बहुजन कर्मचारी का उद्देश्य है, और प्रोटॉन का वही उद्देश्य। औरंगाबाद में डॉक्टर मनोहर जिल्डी द्वारा लिखित पुस्तक द मार्च ऑफ ए ब्रोकन मैन ऑन वारपाथ 20 नवंबर को सम्यक क्रांति बौद्ध विहार, विशाल नगर और नंदनवन कॉलोनी में डॉक्टर आंबेडकर वंदमयीन अभ्यास मंडल के देवेंद्र उबाले द्वारा प्रकाशित की गई। या पुस्तकाच्या संदर्भात मी जेव्हा हे वाचून घेतलं तेव्हा मला एकच गोष्ट प्रकाशाला आठवत राहिली की मी एकेकाळी हिंदीचा विद्यार्थी होतो आणि त्यात दोह्याचा अभ्यास असायचा। तो एक दोहा मला आठवला त्या पुस्तकाच्या वाचनानंतर कि सतसैया के दोहरे ज्यों नावक के तीर, देखन में छोटे लगे घाव करे गंभीर। जे सतसई नावाचे जे दोहे त्यात त्यांनी सांगितले हे दोहे दिसायला जरी लहान असले तरी त्याचा परिणाम हा अतिशय गंभीर, अतिशय सखोल होतो। तीच प्रतिभा माझ्या डोक्यामध्ये हे पुस्तक वाचल्यानंतर आली की हे दिसायला जरी छोटा असतो, 100-102 पानाचं पुस्तक असतं तरी त्याचा प्रभाव वाचकांवरती अतिशय सखोल आणि गंभीर होईल अशी मला या माझ्या वाचनानंतर भावना निर्माण झाली। इंग्रजीवर त्यांची जी पकड आहे, प्रभुत्व आहे, त्यामुळे हे पुस्तक अतिशय वाचनीय झालेलं आहे असं माझं मत आहे। सरांनी भाऊजीरा नावाचा कविता संग्रह प्रसिद्ध केलेला आहे, पार्च हार्ट नावाचा कविता संग्रह प्रसिद्ध केलेला आहे। अबॉमिनेबल गॉड हे जे वाक्य हे म्हणजे मुक्त छंदाच्या ज्या कविता असतात त्या पद्धतीचं वाक्य किंवा आणखी एक काय करावं लागतं आपल्याला, त्याला बाहेर पडून जागं करावं लागतं की बघ एवढं घडल्याचं तुला विचार कर आणि मग पुढचं तुला सांगतो, असं जिल्केसनमध्येच तुम्हाला थांबवतात आणि विचार करायला सांगतात की नाही थांब। आता एक गोष्ट सांगितली ना तुला की बाबासाहेबांचा लहानपणाचा काळ असा आहे, बाबासाहेब असं खेळत आहे आणि खेळताना त्यांचं असं एक रूप आहे आणि तो पिक्चर कम्प्लीट तुमच्या डोळ्यासमोर उभा राहिल्यावरती पटकन ते तुम्हाला शाळेत घेऊन जातात आणि दाखवतात आता शाळेत बघ काय करतात, शाळेत कसं वागताय। म्हणजे हा मुलगा ज्या पद्धतीने मैदानावरती खेळतोय त्याचं शाळेत करून कशा वेगळ्या पद्धतीने तुला दिसतंय आणि हे तुम्हाला हळूहळू तुम्हाला
एक चित्र दाखवायला सुरुवात करतात. मला पुस्तकाचा आवडलेला भाग महत्त्वाचा म्हणजे जसं देवेंद्र उबाळे म्हणाले की खूप चरित्र बाबासाहेबांचे आहे आणि त्यांना तो अनुभव आला त्यांच्या मुलाचा की हे पुस्तक माझ्यासाठी नाही. आता मुलाचा अनुभव नसेल तर तुमच्या मुलाचाही असेल, पण हा आजच्या पिढीचाच अनुभव आहे. कारण ही पिढी व्हॉट्सअपची पिढी, त्यांना जास्त मोठं वाचायची इच्छा नसते. त्यांना फक्त तुकड्या तुकड्यात वाचायचं असतं, थोडंसंच वाचायचं असतं आणि त्याच्यावर पटकन विश्वास ठेवायचा असतो. त्याच्यामुळं कुठेतरी या नवीन पिढीला पटकन कळेल, पटकन भावेल, त्याच्या लक्षात येईल अशा पद्धतीने झेंडे सरांनी त्यातले इव्हेंट्स मांडलेले आहेत, त्याची निवड केलेली आहे आणि निवड करून त्याला त्या पद्धतीने पूर्णतः रचलेले आहे की कशा पद्धतीने प्रेक्षकांनी, वाचणाऱ्या लोकांनी, अभ्यासकांनी त्याला कशा पद्धतीने अडॉप्ट करावं, कशा पद्धतीने चित्र उभं राहावं. पुस्तकाची महत्त्वाची गंमत म्हणजे पुस्तक हे वाचताना एका इन्सिडन्सचं वर्णन तुम्हाला करतं आणि वर्णन करत असताना मध्येच झेंडे सर येतात आणि तुम्हाला कन्व्हिन्स सांगायला लागतात की असं असं आहे. ही गोष्ट अशा पद्धतीने तुमच्यासमोर येते, याचा आजचा संदर्भ काय आहे, तुमच्या जगताना याचा संदर्भ कसा लागतो आणि तो संदर्भ तुम्ही कसा समजून घ्यायचा असतो हे सांगताना ते 2-3 पॅराग्राफ घेतात आणि परत तुम्हाला त्या घटनेकडे घेऊन जोडतो. म्हणून जे तुम्हाला म्हणाले की एलिनेशन जो बर्टॉल ब्रेस्ट म्हणतो नाटकात म्हणतात, तसा एलिनेशनचा प्रकार तोडून झेंडे सरांनी तुम्हाला पटकन जागेवरती आणि परत घटनेकडे गेलं, परत गोष्टीकडे गेलं, म्हटले बघ ऐक. प्राध्यापक यांचं नातं काय असतं हे नातं समजून घेणं, त्यांच्या अडचणीने आपल्याच अडचणी आहेत असं गृहीत धरणं आणि त्यांच्यावर मात करत जाणं ही पिढी त्यावेळेसची होती. मला तुम्ही म्हणाल की तुमच्या घरची परिस्थिती आणि बाकीचं सगळं वातावरण वगैरे कोणी म्हणतच नाही एक वेळी, कुणी गेल्यानंतर काय आपल्याकडे आत्मन पत्रिका म्हणजे काय 10-15 लोकांची नावं असतात. कोणीतरी नावं द्यायची, हे सहकार्य करते, ते करते, हे माझ्या आयुष्याची जडणघडण करणारे वगैरे वगैरे. पण सरांनी अतिशय मार्मिक पद्धतीने अर्पण केलेलं आहे ते पुस्तक. ती सुद्धा एक वेगळी आगळी गोष्ट आहे. हे पण आपण शिकलं पाहिजे त्याच्यातनं. इंग्रजीचं प्रभुत्व आमच्यासाठी मिलिंद महाविद्यालयात शिकत असताना झेंडे सर, मराठीचं प्रभुत्व अविनाश डोळस सर, शांतपणे मराठी समजून सांगणारे रायमाने सर. अहो कितीतरी वेगवेगळ्या प्रवृत्तीची, प्रकृतीची ही माणसं, पण विचारापासून कधी ढळली नाही. शांतपणे रायमाने सर सांगत होते. वर्गात शिकवत असताना टाचणी जरी पडली तरी आवाज, झेंडे सरांचा तास चालू असतानाही ते, आणि अविनाशची मराठी आणि त्याचा तास म्हणजे तर पोरं तास संपला तरी उठायच्या तयारीत कधीच नसायचे आणि असं वाटायचं की अविनाशने अजून शिकवलं पाहिजे. अशी ही त्यावेळेसची मास्तर होती आमची. आत्ताच्या मास्तरांबद्दल मी बोलणं किती योग्य किती अयोग्य मला माहीत नाही आणि मी बोलणार पण नाही. अशी ही सगळी पिढी आहे आणि ह्या पिढीसमोर आपल्याला झेंडे सरांचं पुस्तक न्यायचंय आणि ते ठरवून न्यायचंय. आपण भाषण करताना सुद्धा 4 गोष्टी सांगतो, 4 गोष्टी विसरतो आणि नंतर लक्षात येतं अरे तो मुद्दा मांडायचाच राहून गेला. पण 66 वर्षांचा सगळा एका 105 स्थानांमध्ये सांगणं आणि खानसर म्हणाले तसं की कधी कधी असं वाटतं की ते नाट्यरूपामध्ये छोट्या छोट्या ह्याच्यामध्ये ते आलं पाहिजे, त्या पद्धतीने कधी कधी आल्यासारखं वाटतं. आणि सरांची जी स्टाईल आहे ती वारंवार सर तिथे डोकावते. म्हणजे मला जर विचार आला की खूप ठिकाणी डोकावलेली पण आहे. प्रकाश आणि खानसरांसारखं माझं इंग्रजी एवढं चांगलं नसेल कदाचित, पण वाचत असताना ते खूप जाणवलं मला आणि म्हणून त्याचा उल्लेख मी या ठिकाणी आवर्जून. डॉक्टर मनोहर चिलटे यांनी द मार्च ऑफ ब्रोकन मॅन ऑन वॉरपाथ हा एक अतिशय उत्तम स्वरूपाचा चरित्रग्रंथ लिहिलेला आहे. डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांच्या बालपणापासून तर त्यांच्या परिनिर्वाणापर्यंतची अत्यंत महत्त्वाची माहिती अतिशय सुलभ भाषेमध्ये आणि सर्वसामान्य विद्यार्थ्यांना, युवकांना कळेल अशा स्वरूपात लिहिलेली आहे. बाबासाहेबांची जरी अनेक स्वरूपाची चरित्र उपलब्ध असली तरीसुद्धा
विशेषतः विद्यार्थ्यांना इंग्रजी माध्यमाच्या विद्यार्थ्यांना याविषयीची माहिती मिळावी यासाठी या ग्रंथाचं लेखन सरांनी केलेलं आहे. बाबासाहेबांच्या व्यक्तिमत्वातले अनेक पैलू अतिशय सुलभरित्या सोप्या भाषेत त्या ग्रंथात नमूद केलेले आहेत. हा ग्रंथ जरी छोटा असला, संख्येनं जरी कमी पानांचा असला, तरीसुद्धा याच्यामधील माहिती ही माहितीचा आवाका हा प्रचंड मोठा आहे. अनेक लोकांपर्यंत ही पोहोचला पाहिजे आणि त्यासाठी डॉक्टर आंबेडकर वाङ्मय अभ्यास मंडळाने हा ग्रंथ प्रकाशित केलेला आहे. प्रकाशनपूर्व अनेक लोकांनी याची नोंदणी केलेली आहे. हा ग्रंथ समाजाच्या सर्व थरांमध्ये, विद्यार्थ्यांमध्ये, ज्येष्ठ नागरिकांमध्ये आणि सर्व प्रकारच्या लोकांमध्ये चांगल्या पद्धतीने पोहोचेल याचा विश्वास मला वाटतो. आपलं नाव? मी देवेंद्र उबाळे, डॉक्टर आंबेडकर वाङ्मय अभ्यास मंडळाचे संस्थापक सदस्य आहे आणि संशोधनाशी संबंधित असलेले लेखन आम्ही या मंडळातर्फे करत असतो. त्याच मालिकेतला हा. बुल्डाना में सोयाबीन और कपास उत्पादकों के लिए स्वाभिमानी किसान संगठन के नेता रविकांत तुपकर ने जो भूख हड़ताल शुरू की थी, उसमें उन्हें आखिरकार विजय प्राप्त हो ही गई, जिसके चलते राज्य सरकार ने उन्हें बैठक में आमंत्रित किया और अजीत पवार ने डॉक्टर शिगानी के माध्यम से रविकांत तुपकर की मांग को समझा. आज अन्नताक सत्याग्रहाला यश आलेलं आहे. शेतकऱ्यांच्या एकजुटीपुढं केंद्र आणि राज्य सरकारला झुकावं लागलं आणि आमच्या काही मागण्या मान्य कराव्या लागल्या. केंद्र सरकारनं सोयाबीन आयात थांबवण्याचा निर्णय घेतलेला आहे आणि या संदर्भात वाणिज्य मंत्री पियुष गोयल साहेबांनी माननीय राजू शेट्टी साहेबांशी फोनवरून चर्चा करून तशा स्वरूपाचा आदेश काढण्याचं आश्वासन दिलेलं आहे. मला आदरणीय देशाचे नेते शरदचंद्र पवार साहेबांचाही फोन आला. तेही या बाबतीत सकारात्मक आहेत आणि त्यांनी सांगितलं की हा विषय मार्गी लावण्यासाठी आपण प्रयत्न करू. त्याचबरोबर राज्याचे विरोधी पक्षनेते माननीय देवेंद्र फडणवीस साहेबांचाही मला फोन आला आणि त्यांनी सांगितलं मी केंद्रीय कृषी मंत्री आणि वाणिज्य मंत्री पियुष गोयल साहेबांकडे पुढच्या आठवड्यामध्ये तुमची सगळ्यांची बैठक घडून आणतो. माझी त्यांच्याशी चर्चा झालेली आहे. त्यामुळं केंद्र सरकारने सोयाबीन आयातीची मागणी मान्य केली. राज्य सरकारने माननीय उपमुख्यमंत्री अजितदादा पवारांनी आम्हाला चर्चेला बोलवलं. बुधवारी 24 नोव्हेंबरला मंत्रालयामध्ये या अनुषंगानं चर्चा होणार आहे. पीक विमा, नुकसान भरपाई, महावितरणचं कनेक्शन कापणारे शेतीपंपाचं लोड शेडिंग, कर्जमाफीचे पैसे आणि सोयाबीनला किंवा तेलबिया खाद्यतेलाला जे स्टॉक लिमिट लावायचे अधिकार राज्य सरकारला दिलेत, त्या अनुषंगानं या बैठकीत चर्चा होणार आहे. यातल्या बऱ्याचशा मागण्या आम्ही मान्य करायला तयार आहोत असा शब्द सरकारच्या वतीनं माननीय अजितदादांच्या वतीनं आमच्या जिल्ह्याचे पालकमंत्री माननीय डॉक्टर राजेंद्र शिंगणे साहेबांनी आम्हाला दिला आणि त्यामुळं आज या आंदोलनाचा विजय झाला. म्हणून हे तूर्त आंदोलन आम्ही स्थगित केलेलं आहे. पण दोन्ही सरकारांनी जर दिलेल्या शब्दापासून घुमजाव केला तर आज महात्मा गांधीच्या मार्गाने आलो, उद्या भगतसिंगाच्या मार्गाने आंदोलन केल्याशिवाय राहणार नाही असा ठणकावून इशारा सुद्धा सरकारला मी देऊन ठेवलेला आहे. जय भीम इंडिया न्यूज में यहाँ लेते एक छोटा सा ब्रेक. सर एक फाइल देना प्लीज. सर आपके लिए कॉल है. सर वो फाइल दीजिए ना. बॉस ने मीटिंग बुलाई. क्या यार, आदमी की तकलीफ को तो समझो. बाहर बाहर उठो बैठो. जनाब, तकलीफ उठने बैठने की नहीं, तकलीफ बवासीर की है. अभ्युदय पाइल्स लेजर हॉस्पिटल, जहां आयुर्वेद तथा लेजर से उपचार होता है. ना कोई दर्द, ना कोई टाका और हॉस्पिटल में ज्यादा दिन भी रुकने की आवश्यकता नहीं. अभ्युदय पाइल्स लेजर हॉस्पिटल में अंतर्राष्ट्रीय एवं अनेक राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित डॉक्टर प्रवीण साहवे व डॉक्टर पूजा साहवे द्वारा फिशर, भगंदर, बवासीर, पाइलोनियल साइंस का आयुर्वेद तथा आधुनिक लेजर से उपचार किया जाता है. तो आज ही मिलिए अभ्युदय पाइल्स लेजर हॉस्पिटल, कॉस्मेटिक तथा गायनाकोलॉजी सेंटर, श्री साईं राम अपार्टमेंट, रामेश्वरी चौक, नागपुर तथा लोहार समाज भवन के पीछे महापुष्प सोसाइटी, शताब्दी नगर चौक से मनीष नगर रोड, नागपुर. कॉल 9970743318 और विजिट करें www.pilesfistulacure.com.
कोल्हापुर में पिछले 30-35 सालों से गोकुल दूध संघ ग्राहकों को अच्छा और दर्जेदार दूध देने का प्रयास कर रहा है। साथ ही दूध में मिलावट को रोकने के लिए गोकुल दूध संघ अब से दूध पॉलीपैक में देगा। साथ ही इस गोकुल दूध संघ का लॉन्च मुंबई में ग्राम विकास मंत्री हसन मुश्रीफ के हाथों किया गया। कोल्हापूर जिल्हा सहकारी दूध उत्पादक संघानं मुंबई जे दूध विक्री आमची होती, विशेषतः गाईचं दूध आता आम्ही नवीन लॉन्च केलेलं आहे। 4 फॅटचं दूध असून 8-5 SNF आहे आणि एवढं फॅट आणि SNF असणारं कोणतंही दूध आपल्या मुंबईमध्ये विक्री गाईची होत नाही आणि त्यासाठी आम्ही ते नवीन दूध लॉन्च केलं आहे। आणि त्याची जी फिल्म आहे ती पूर्वी सगळ्यांची फिल्म 3 लेअर आहे, आम्ही 5 लेअरची आता फिल्म वापरलेल्या आहेत आणि त्यामुळं ह्या फिल्ममुळं जे दुधात भेसळ होती ती भेसळ होणार नाही। जर कोण करतो म्हणला तर त्या पिशवीचा रंग बदलणार आहे आणि तो रंग बदलल्यानंतर लोकांना कळणार की ग्राहकाला की या पिशवीत आपलं दुधात भेसळ झालेलं असं कळणार आहे। आणि म्हणून ही दुधात भेसळ ज्या जोरात मुंबईत चालू आहे ती यामुळं थांबणार आहे आणि त्यामुळं दुधाला ग्राहकाला चांगलं दूध आणि त्या ग्राहकांना आम्ही या 5 लेअरच्या बॅगचं आम्ही काही त्यांच्यावर बोजा टाकणार नाही। हा या रेटमध्येच फक्त दूध कसं चांगलं जाईल, भेसळयुक्त न जाता अतिशय चांगलं साधं निर्मळ दूध जाईल, इकडं 4 फॅटचं कसं जाईल इकडं आम्ही लक्ष दिलेलं आहे आणि त्यामुळं विक्री होण्यास आणि ग्राहकांना चांगलं दूध मिळण्यास संधी मिळणार आहे। मुंबईतल्या झालेल्या कार्यक्रमाबद्दल ग्रामीण विकास मंत्र्याच्या हस्ते ग्रामीण विकास मंत्री हसन मुश्रीफ साहेब यांच्या हस्ते हा कार्यक्रम मुंबईत पार पडला आणि त्यांनीसुद्धा सर्वांना आवाहन केलं की हे गोकुळचं दूध 4 फॅटचं आणि 8-5 SNFचं अतिशय चांगलं आहे आणि ते तुम्ही ग्राहकांना घ्या असं त्यांनी त्यावेळेला आवाहन केलं। इतने बड़े पैमाने पर पूरे राज्य में एक ही दिन में मोर्चा निकाला गया और पूरे देश में समाज को भड़काया गया था। साथ ही षड्यंत्र के तहत झूठी सूचना के आधार पर पहले यह जानना जरूरी है कि मोर्चा किसने संगठित किया था। इस प्रकार की मांग विरोधी पक्ष के नेता देवेंद्र फडणवीस इन्होंने पत्रकार परिषद में की। जो घटना घटी मूल रूप से 12 तारीख को एक मोर्चा यहाँ पर निकला। त्रिपुरा में जो घटना ही नहीं घटी ऐसी घटना को फेक क्रिएटिव्स के माध्यम से लोगों में फैलाकर एक मोर्चा निकाला गया। किंतु मैं इस मोर्चे को एक बड़े षड्यंत्र का भाग मानता हूँ, क्योंकि एक ही समय महाराष्ट्र के भिन्न भिन्न शहरों में इतने बड़े बड़े मोर्चे निकलते हैं, इसका मतलब इसके पीछे कोई ना कोई मंशा है, कोई ना कोई प्लानिंग है जिसके कारण ये मोर्चे निकले। और मोर्चे समाप्त होने के बाद जिस प्रकार से लोगों को टारगेट किया गया और विशेष रूप से एक धर्म के लोगों को उनके दुकान तोड़े गए, उनके ऊपर हमले किए गए, इस घटना के कारण 13 तारीख को उसकी एक रिएक्शन आई। इस रिएक्शन का भी हम समर्थन नहीं करेंगे, कोई हिंसा का समर्थन नहीं करेंगे, लेकिन 13 तारीख की घटना को 12 तारीख के मद्देनजर ही देखना पड़ेगा। 12 तारीख की घटना को डिलीट कर रहे हैं और केवल 13 तारीख की घटना को हाईलाइट कर रहे हैं, ये गलत है। 12 की घटना ही 13 की घटना का जड़ है। और जिस प्रकार से उस घटना के बाद एक तरफा कार्रवाई हो रही है, एक तरफा लोगों के ऊपर ऑफेंसेस रजिस्टर किए जा रहे हैं, जो मौका वारदात पर नहीं है, जिसने कोई ऑफेंस किया नहीं है, ऐसे लोगों को पकड़ के 307 लगाया जा रहा है। लोगों के बेल होने के बाद रोज नए ऑफेंसेस लगाए जा रहे हैं। एक ही व्यक्ति पर 4-4 पुलिस स्टेशन में सेम ऑफेंस लगाया जा रहा है। तो एक प्रकार से दमनकारी नीति ये सरकार की ओर से की जा रही है। पुलिस प्रशासन जो है, ये पुलिस प्रशासन पूरे तरीके से दबाव में दिखाई पड़ता है और लिस्ट तैयार कर करके केवल
हिंदुत्ववादी संगठनाएं या बीजेपी के साथ जुड़े हुए लोग, ये चाहे स्पॉट पर हो चाहे ना हो, उनको अरेस्ट करना, इस प्रकार का जो काम चल रहा है हम उसकी निंदा करते हैं। हमारा सीधा मानना है अगर किसी ने दंगा किया है तो ज़रूर उसके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए, और इस प्रकार से निरपराध लोगों के ऊपर और केवल एक विचार के साथ जुड़े इसलिए अगर कार्रवाई होगी तो हमको भी रास्ते पर उतरना पड़ेगा। सारे के सारे बीजेपी के लोग एक साथ जाकर जेल भरो करेंगे, क्योंकि अगर सरकार की मंशा यही है कि हम लोगों को जेल में डालना है तो हमारे लोग भी उसके लिए तैयार है। और हम ये चाहते हैं कि अमरावती और महाराष्ट्र में शांति बनी रहे, अमन चैन बना रहे, कोई भी अलग अलग विचारों के धर्मों के लोग एक दूसरे के सामने ना आए, और इसी में सबकी भलाई है। मैं सरकार से दरख्वास्त करना चाहता हूँ, 12 तारीख की घटना के पीछे का षड्यंत्र ये जब तक आप नहीं ढूंढोगे तब तक 13 तारीख की घटना तक आप नहीं पहुँच पाओगे। इसलिए षड्यंत्रों को भी सरकार को ढूंढना पड़ेगा और बिना किसी राजनीति के इसके ऊपर कार्रवाई करनी पड़ेगी, ये हमारी मांग है। वाशिम में जिला परिषद अध्यक्ष पद के लिए चंद्रकांत ठाकरे ने अपना नामांकन पत्र दाखिल किया, जो कि ओबीसी आरक्षण पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के कारण खाली हो गया, चूंकि किसी ने उनके खिलाफ आवेदन दायर नहीं किया। चंद्रकांत ठाकरे जिला परिषद पद के लिए निर्विरोध चुने गए। 4 मार्च 2021ला सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार 6 जिल्ह्यातील ओबीसीचे जे काही जिल्हा परिषद सदस्य आणि पंचायत समिती सदस्य होते त्यांची पदं खारिज करण्यात आले, आणि त्यानंतर अनेक दिवस ही प्रक्रिया चालली, आणि या सगळ्या प्रक्रियेतून बाहेर येऊन शासनाने कोविडचे नियम पाळून ही निवडणूक पार पडली। या निवडणुकीमध्ये अनेक जण विजयी झालेत आणि त्यांचा या सभागृहामध्ये येण्याची संधी त्यांना मिळाली। आज त्या 4 मार्चच्या निर्णयामुळे वाशिम जिल्हा परिषदेचं अध्यक्षपद ओबीसीसाठी राखीव असल्यामुळे आणि मी ओबीसीतून निवडून आल्यामुळे माझं पद गेल्यामुळे सदस्यपद गेल्यामुळे पद रिक्त झालं होतं, तेव्हापासून हे प्रभार आमच्या उपाध्यक्षाकडे होता, आणि आज ती जी निवडणूक झाली आणि निवडणुकीमध्ये मला अविरोध सर्व सदस्यांनी विजयी केलं, निवडून दिलं, त्याबद्दल मी सर्व सदस्यांचे सर्व पक्षाच्या सगळ्या नेत्यांचा आभार व्यक्त करतो। धन्यवाद। बुल्ढाना जिले में कानून और व्यवस्था को बनाए रखने के लिए किसी भी तरह के अनौचित्य को रोकने के लिए जिला पुलिस बुल्ढाना ने शांति बनाए रखने के लिए निवारक उपायों के लिए तालुका और नगर पालिका सीमा में दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 के तहत एक प्रतिबंधात्मक उपाय जारी किया है। सर्व बुलढाणा जिल्हावासियांना पोलीस प्रशासनातर्फे निवेदन आहे की महाराष्ट्रामध्ये यवतमाळ, अमरावती, मालेगाव, नांदेड या शहरांमध्ये ज्या घटना घडलेल्या आहेत तर त्या घटनांच्या पार्श्वभूमीवर संपूर्ण जिल्ह्यामध्ये 144 CRPC म्हणजे जमावबंदीचा आदेश लागू करण्यात आलेला आहे। त्या दृष्टीने जेवढे राजकीय पक्ष असतील, संघटना असतील, त्यांनी ह्या गोष्टी लक्षात घ्यायचं की कोणी मोर्चे, धरणे, आंदोलन यावर सख्तपणे मनाई करण्यात आलेली आहे। या बुलढाणा परिसरामध्ये म्हणजे नगर परिषदा, तहसील कार्यालय, जिल्हाधिकारी कार्यालय या परिसरामध्ये संपूर्ण 144 म्हणजे जमावबंदी आदेश लागू करण्यात आलेली आहे। याची कृपया सर्वांनी नोंद घ्यायची आहे। अंजनगांव सुरजी तालुका में साखरी गांव में बौद्ध और उनका धम्म इस पवित्र ग्रंथ का लगातार 45 दिनों तक पाठ किया गया। इस ग्रंथ के पाठ का वर्षावास समापन कार्यक्रम में विधायक बलवंत वानखेड़े, सुधाकर पाटिल भारसागड़े, जिला सेंट्रल बैंक में जिलाध्यक्ष अमरावती बालासाहेब हिंगनीकर, स्वास्थ्य अध्यक्ष की उपस्थिति में यह कार्यक्रम समाप्त हुआ। ते लोकसंख्येच्या हिशोबाने बसत नाही, परंतु तुम्ही जे सांगितलं की बा आम्हाला चंद्रपूरला गेल्यानंतर ते वागणूक बरोबर देत नाही, मी तुम्हाला एवढं सांगतो, तुम्ही माझा नंबर घ्या, तिथं एमओ आपल्या जामनिक मॅडम आहेत, चांगल्या आहेत, त्यांच्याशी चर्चा करा आणि काही जर अडचण भासली तर मला फोन करा, मी तुम्हाला नेहमी मदत करण्याचा प्रयत्न। गावाचा प्रश्न पूर्ण जिल्ह्याचा असतो आणि अल्पभूधारक शेतकऱ्यांसाठी शासनाची योजना आहे
तीन लाख रुपयापर्यंत ते माईक बंद करायला लावा. शेतकऱ्यांसाठी बँकेची योजना आहे ती 3 लाख रुपयापर्यंत बिनव्याजी कर्ज बँक शेतकऱ्याला देत असते. त्याच्याच नंतर विविध म्हणजे ट्यूबवेल असेल, कंपाऊंड असेल, शेतकऱ्याला शहरामध्ये घर बांधायचं असेल, त्या शेताचं कुंपण असेल, या सर्व योजनासाठी जिल्हा बँक शेतकऱ्याला कधीही कर्ज देऊ शकते आणि ते आम्ही नेहमी ते काम करतो. काय पाहिजे ते साखरी येथे अनेक समस्यांच्या बाबतीत आज मी नागरिकांकडून ऐकलेलं आहे. निश्चितच येणाऱ्या काळात टप्प्याटप्प्यानं ते जे काही कामं असतील तिथले, मग समाज मंदिर असेल, ग्रामपंचायत असेल, ग्रामपंचायत भवन असेल किंवा इतर काही कामं असतील ते करण्याचा प्रयत्न केला. जय भीम इंडिया न्यूज में यहाँ लेते एक छोटा सा ब्रेक. सर एक फाइल देना प्लीज. सर आपके लिए कॉल है. सर वो फाइल दीजिए ना. बॉस ने मीटिंग बुलाई. क्या यार, आदमी की तकलीफ को तो समझो. बाहर बाहर उठो बैठो. जनाब, तकलीफ उठने बैठने की नहीं, तकलीफ बवासीर की है. अभ्युदय पाइल्स लेजर हॉस्पिटल, जहां आयुर्वेद तथा लेजर से उपचार होता है. ना कोई दर्द, ना कोई टाका, और हॉस्पिटल में ज्यादा दिन भी रुकने की आवश्यकता नहीं. अभ्युदय पाइल्स लेजर हॉस्पिटल में अंतर्राष्ट्रीय एवं अनेक राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित डॉक्टर प्रवीण साहवे व डॉक्टर पूजा साहवे द्वारा फिशर, भगंदर, बवासीर, बायोलोनियल साइंस का आयुर्वेद तथा आधुनिक लेजर से उपचार किया जाता है. तो आज ही मिलिए अभ्युदय पाइल्स लेजर हॉस्पिटल, कॉस्मेटिक तथा गायनाकोलॉजी सेंटर, श्री साईं राम अपार्टमेंट, रामेश्वरी चौक, नागपुर तथा लोहार समाज भवन के पीछे महापुष्प सोसाइटी, शताब्दी नगर चौक से मनीष नगर रोड, नागपुर. कॉल 9970743318 और विजिट करें www.pilesfistulacure.com. 20 नवंबर को विज्ञान भवन नई दिल्ली में स्वच्छ अमृत महोत्सव 2021 का आयोजन किया गया. इस अवसर पर भद्रावती शहर में अच्छी आदतें और अभिनव पहल इस परियोजना के तहत पश्चिम क्षेत्र में 50,000 से 1 लाख की आबादी वाले सर्वश्रेष्ठ शहर को पुरस्कार किया गया. साथ ही इस प्रकार के और भी अन्य पुरस्कार दिए गए. Of 50,000 to 1 lakh, Bhadravati in Maharashtra is the best city in innovation and best practices. Bhadravati, Maharashtra. स्वच्छ सर्वेक्षण 2020 अंतर्गत भद्रावती शहराला इनोव्हेटिव्ह प्रॅक्टिसेस अंतर्गत पुरस्कार मिळालेला आहे. यात सर्व भद्रावती शहरातील नागरिकांचे सहकार्य मिळाले, त्यामुळे हे शक्य झाले आहे. तसेच भद्रावती नगर परिषदेची स्वच्छता टीम आणि आरोग्य विभाग यांनी रात्रंदिवस मेहनत करून हा अवॉर्ड आपल्या शहराला मिळवून दिला आहे. पुढेही भविष्यात 2021 स्वच्छ सर्वेक्षण अंतर्गत भद्रावती शहराला असेच पुरस्कार मिळावे यासाठी सर्व नागरिकांनी सहकार्य करावे. तसेच विशेषतः स्वच्छता आणि आरोग्य विभागाचे मी खूप हार्दिक अभिनंदन करतो. नमस्कार. स्वच्छ सर्वेक्षण अंतर्गत नाविन्यपूर्ण उपक्रम या अंतर्गत भद्रावती नगरपालिकेला स्वच्छ सर्वेक्षण 2021 अंतर्गत केंद्र शासनातर्फे पुरस्कार मिळालेला आहे. हा पुरस्कार संपूर्ण भद्रावती वासियांचा सन्मान आहे. या सर्व भद्रावती वासियांमुळे हा पुरस्कार भद्रावती नगरपालिकेला मिळालेला आहे. असंच सहकार्य आपल्या सर्वांचं राहावं अशी अपेक्षा बाळगतो.
बुरहानपुर जिले में जितने भी पुलिस थाने हैं उनको SIO सर्टिफाइड दिलवाना और जो भी पुराने पुलिस थाने हैं उनको तोड़कर नया बनाना, इस उद्देश्य से थाना सिटी कोतवाली को तोड़कर नया बनाया गया और SIO सर्टिफाइड भी कराया गया। साथ ही इस थाने का लोकार्पण बुरहानपुर के CP DIG और खंडवा सांसद क्षेत्र के सांसद ज्ञानेश्वर पाटिल द्वारा किया गया। क्या मतलब जैसे थानों को क्या कंसेप्ट है इसके पीछे, क्या मकसद है? देखिए, थाना का परिवेश यदि अच्छा होगा, अच्छा माहौल होगा तो निश्चित तौर से यहाँ जो अधिकारी हैं, कर्मचारी हैं, उनको काम करने में बहुत अच्छा माहौल मिलेगा और बहुत अच्छे मन से काम कर सकेंगे। उसी कॉन्सेप्ट को लेकर के यहाँ के पुलिस अधीक्षक ने ये पहल की है कि शासन का तो पैसा है ही, इसमें जन सहयोग भी लिया गया है, जिसके कारण ये थाने को जीर्णोद्धार करके उसका लोकार्पण आज हुआ है और निश्चित तौर से इसका लाभ आम जनता के साथ साथ पुलिस कर्मचारियों का मनोबल भी ऊंचा रखेगा और उनको काम करने में एक अच्छा सा माहौल, अच्छा सा वातावरण उपलब्ध कराएगा। थानों पे धूम्रपान प्रतिबंधित रहेगा? निश्चित तौर से मैंने कहा हुआ है कि इसमें जुर्माने की व्यवस्था रखेंगे। थाना जैसा बनाया गया है, जितना साफ़ सुथरा रखा गया है, इसको ऐसा बना के रखने की जिम्मेदारी भी हमारी है और यहाँ कोई पान गुटखा खाने का बाहर से भी जो व्यक्ति आएगा उसको भी प्रतिबंधित किया जाएगा और थाना कर्मचारी तो इससे दूर ही रहेगा। रायगढ़ जिले में रिलायंस द्वारा एक सकारात्मक अंतिम निर्णय लिया जाएगा, जिसमें रायगढ़ जिला कलेक्टर रिलायंस प्रबंधन से बात करके 15 दिन के अंदर प्रस्ताव मांगेंगे। साथ ही 15 दिनों में फिर से बैठक बुलाएंगे। इस प्रकार भूमिपुत्र परियोजना के पीड़ितों को न्याय दिलाएंगे। इस प्रकार की बात वंचित बहुजन आघाड़ी नेता अधिवक्ता एडवोकेट प्रकाश आंबेडकर ने बैठक के बाद मीडिया से बातचीत करते हुए कही। रिलायंस के प्रतिनिधि कलेक्टर साहब, SP जी और आंदोलनकर्ता जो है उनमें एक बैठक हुई। जिनका ज़मीन आवंटन गया है वो भी वहाँ पर उपस्थित थे। कलेक्टर जी ने रिलायंस के अधिकारियों को एक डायरेक्शन दिया है कि कहाँ आपके मैनेजमेंट से बात करिए और 15 दिन के अंदर ये रास्ता कैसा निकाल सकते हैं इस इशू पर, उसका उन्होंने प्रस्ताव मांगा। मैं उम्मीद करता हूं कि एक अच्छी तरीके से चर्चा हुई, सकारात्मक चर्चा हुई और 15 दिन के बाद जो प्रपोजल आएगा उस पर बातचीत होगी और उम्मीद करेंगे कि ये हल जो है कई सालों से चला हुआ है, इसको एक अंतिम मौके पर ले जाके सभी को न्याय मिले ऐसी व्यवस्था बने। अकोला जिले अंतर्गत आने वाले तेल्हारा पंचायत समिति उपसभापति पद का चुनाव हुआ, जिसमें वंचित बहुजन आघाड़ी के मोबिन गुरुजी ने 11 वोटों से विजय प्राप्त की। इस उपलक्ष्य में अकोला जिले के कार्यकर्ताओं ने जुलूस निकाला। माझं एक असं वक्तव्य आहे की सध्या बाळासाहेब आंबेडकरांनी जे या आपले मोबिन सर आहेत त्यांचं 82 हे वय आहे। 82 वयात यांना शेवटीचा जो माणसाचा काल असतो त्या काळात यांना उपसभापतीपद दिल्याबद्दल श्रद्धेय बाळासाहेब आंबेडकर यांचे मी आभार मानतो। तसेच श्रद्धेय बाळासाहेब आंबेडकर हे जसे शिवाजी महाराज जगले त्यांनी सर्व जाती एकत्र करून लढा केला, तसंच बाळासाहेब आंबेडकर आपल्यासाठी आज हे शिवाजी महाराजच आहेत आणि त्या पद्धतीनं ते करून राहिले। सर्व जाती एकत्र करून ते सर्व जातींना न्याय देऊन राहिले। एवढंच मी बोलतो, माझे 2 शब्द। हुआ है उपसभापति का, ये वंचित बहुजन आघाड़ी की ओर से मैं निर्वाचित हुआ हूँ और ये सब इसका श्रेय सब जो है ये हमारे बाबा साहब अम्बेडकर को ही दिया जाता है, क्योंकि अम्बेडकर साहब के वजह से ही मैं इस पोस्ट पर आया हूँ और ये हुद्दे पर आया हूँ। उनका बहुत बहुत शुक्रिया सर। मैं जितनी भी अपने तालुके के अंदर की जो जनता है, बहुत गरीब जनता है, उन गरीब जनताओं के काम के लिए मैं हमेशा तैयार रहूँगा। हमने कहना चाहता हूँ कि जितने भी अपने गरीब वंचित लोग हैं, वो लोग मेरे तक पहुँचे और अपने जो काम करने में पड़े हुए हैं उनको मार्क्स लगाने के लिए मैं उनके लिए हमेशा तत्पर रहूँगा, तैयार रहूँगा। आज के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए जय भीम इंडिया न्यूज़।